हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 30 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि गड़िया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला है कि पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूरों के उत्तकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांत को नुकसान हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु जनित। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्यों की डैश पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पल्लवों द्वारा। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बेखरा निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला है कि ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी। अगला प्रश्न है कि दांत डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक यानी फंगस के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है कि प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प एक पीरोलॉजी। क्या हो जाएगा? पीरोलॉजी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय मुस्लिम सेवा अधिकारी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किरण बेदी। अगला है कि NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे। अगला प्रश्न पे चले। सर्वे ऑफिस है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। अगला है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियां संघ राज्य और संवृत्ति को मूर्त रूप देता है यानी मूल रूप देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छठवीं। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है जून 2020 में UNADAP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्न में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नेत्रा मोहन दास। अगला है कि चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय चोल। अगला प्रश्न है कि अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र का डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पठार। अगला निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड एटनबरो। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति प्राप्त करने के प्रयासों से तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो आइए इसका सही विकल्प लगा दीजिए। क्या? 2 अक्टूबर 2014। अगला है सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि डैश पंजाब के हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है
और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाखी। अगला है कि विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवारा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1998। अगला है कि डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। क्या है? प्रगणना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेंसस। क्या हो जाएगा? सेंसस हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले, कह रहे हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? काका कालेकर। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि IFTAS क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में थैले ज्वरंदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? चिल्का झील। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि इल्बर्ट व्हील किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट व्हील 1883 को प्रस्तावित किया गया था, 9 फरवरी 1883 को। अगला है कि होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि संविधान का यानी कि 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? हो जाएगा बजट। अगला है कि 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा RK शनमुखम चेट्टी। अगला है कि नियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नियार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे प्रश्न कह रहा है कि IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन थे? ये पूछा है आपसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा KL राहुल। अगला, निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने? तो इसका सही उत्तर होगा परेश रावल। क्या हो जाएगा? परेश रावल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैरन द्वीप। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कारपोरेट गैर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? तो इसका सही विकल्प होना चाहिए होगा क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला प्रश्न है कि राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहार। अगला है कि एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? 68। टोटल कितने हैं? 68 है।
आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? विकल्प चुनिए और उत्तर लगाइए रोहित शर्मा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1206। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। इसका सही उत्तर हो गया 1206। अगला है कि अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और सीआरओ यानी कि मुख्य जोखिम अधिकारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला है कि डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शंकुधारी सदाबहार वनों। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाला। अगला प्रश्न है नेफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को समूह यानी कि बैच में संसाधित किया जाता है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफ्ट का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है आपसे कि शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष करी गई थी? तो 1882 को करी गई थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए। दाईं ओर रखा जाए यानी यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। ध्यान दीजिएगा, पहली आकृति से दूसरी आकृति में बाहरी और मध्य डिजाइन परस्पर स्थान परिवर्तित करती है। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 3 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कूट भाषा में लोकल को ये चाइनीज वर्ड जैसा ही है, प्रश्न इसको करना है। लिखा MMFWQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्लोबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? आइए इस प्रश्न को हम करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LOCAL, इतना ही है ना। अब यहाँ पे आपको दिया है M, फिर दिया है M, उसके बाद दिया है आपको FWQ, यही दिया है ना, ये Q है। आप देखिए इसको करेंगे कैसे। ये L से M जाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1, फिर O से M जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 2 मिल जाएगा। फिर L से F जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? L से नहीं, माफ कीजिएगा, ये C था ना, LOCAL है, तो ये C है। तो C से हम F जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 3 मिल जाएगा। प्लस का क्या मिल जाएगा? 3। फिर A से हम W जाए तो माइनस का 4। फिर L से हम Q जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? प्लस का 5, यानी प्लस माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से हम ग्लोबल का कर ले। ग्लोबल का किसका कर ले? GLOBAL, ठीक है। तो पहले में गए थे कितना? प्लस का 1, तो यहाँ से G से प्लस का 1 जाएंगे तो H आएगा, छोटी वाला H, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे L है ना, तो L से माइनस का 2 गए, वहां भी 2 गए थे तो यहाँ भी माइनस का 2 जाएंगे, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का 2, L से माइनस का 2 जाएंगे तो हमें छोटी वाला J मिल जाएगा, ठीक है। O से हम उसमें क्या कितने गए थे? प्लस का 3 गए थे, तो यहाँ प्लस का 3 जाएंगे तो छोटा वाला R मिल जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या है? B है, क्या है आपका? B है, तो B से हम माइनस का क्या चले जाएंगे? 4 चले जाएंगे, तो B से माइनस का 4 जाइएगा, आपको मिलेंगे क्या? X मिल जाएंगे, ठीक है। A से देखिए, A से ऊपर से हम करा देते हैं, ठीक है, जगह कम बच रहा है इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A से जाएंगे हम कितना? प्लस का 5, कितने चले जाएंगे? प्लस का 5 चले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा F, क्या मिल जाएगा? F मिल जाएगा। फिर ये जो L है, L, ये बड़ा वाला L से जाएंगे कितने? प्लस का 6 चले, सॉरी माइनस का 6 जाएंगे, हमें फिर से मिल जाएगा F। यानी कि HJRXFF कहाँ पे है देख लीजिए और उत्तर लगा दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है? तो बिल्ली है, बक्सा है और क्या है? फल है। तो बिल्ली, बक्सा, फल तीनों अलग अलग हो गए। तो आइए इसका सही विकल्प लगा दीजिए, विकल्प 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करेगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका सही जो विकल्प होगा विकल्प 1 होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, ठीक है।
3 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 3 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पे कॉमन को ढूंढेंगे और प्रश्न को करा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पासा 1 और ये पासा 2 को लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे हम 4 4 को और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो 4 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 1 है, फिर यहाँ 4 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 2 है ना। ऐसे करके ऐसे आइएगा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत पूछा था ना, तो 5 हो जाएगा, विकल्प 2 सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कर लीजिए। तो झुंड है, झोपड़ी है, घर है और इग्लू है। तो इसमें सबसे जो भिन्न होगा वो झुंड हो जाएगा, क्योंकि झोपड़ी, घर, इग्लू इसमें निवास स्थान से ये संबंधित है। अगला है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक क्या है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसका। और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करने बोला। तो आकृति ए, देखिए आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी आकृति में मुख्य आकृति के अंदर स्थित रेखाखंड की जो संख्या है वो मुख्य डिजाइन की भुजाओं की संख्या के बराबर है। लेकिन आकृति ए में 3 रेखाखंड है, जबकि मुख्य डिजाइन 4 भुजाओं से बनी हुई है। तो ये क्या हो गया, ए वाला जो हो गया भिन्न हो गया, यानी विकल्प 4। ठीक है, कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रस्थापित की जाएगी। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, उस हिसाब से हम इस प्रश्न को करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, एकांतर क्रम से इसको करेंगे। तो 3 गुणे हम 1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 3, फिर 3 गुणे 2 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 6। एकांतर क्रम करना है। यहाँ पे 3 गुणे 1 किए तो 3, 3 गुणे 2 किए तो 6। ठीक है, ऐसे करना है। फिर 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 18 में फिर 3 से गुना कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 18 में 3 से नहीं, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे 3 में कितने से किए, 3 से कर दिए, माफ कीजिएगा, यहाँ 3 में 3 से नहीं, यहाँ पे अगला में 6 में कितने से करेंगे, 3 से, तो 18 मिला हमें। फिर कितने में करेंगे, 18 में करेंगे कितने से, 4 से, 18 चुक 72 आ जाएगा, जो विकल्प 1 में है। ठीक है, एकांतर क्रम से कर दिए इस प्रश्न को। अगला है कि यदि एक दुकानदार अपने उत्पाद का अंकित मूल्य 20% बढ़ा देता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है, तो उस उत्पाद पर उसे कितना या कितनी लाभ या हानि होगा या होगी। क्या पूछा है ये क्वेश्चन। मान लीजिए कि उत्पाद का अंकित मूल्य जो है 100 रुपए है। कितने हैं, 100 रुपए है। ठीक है, अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि होगा तो होगा कितना, 120 हो जाएगा। ठीक है, छूट 20% छूट के बाद जो विक्रय मूल्य होगा 20% छूट, तो हम 80/100 गुणे 120 करेंगे ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है। तो हम यहाँ पे 96 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 96। अब दुकानदार को देखिए, दुकानदार को हानि या लाभ हुआ वो हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 - 96 करेंगे, 4% का इसको क्या हो गया भाई साहब, हानि हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित है। आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए करना ये है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 गुणे कर लीजिएगा, 4 गुणे 2 और माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 7, 7 चुक 28। ठीक है, सेम उसी प्रकार से कोई भी ऑप्शन को उठाइए। जैसे हम विकल्प 1 को उठाए तो 9 गुणे 9 गुणे 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 17, यानी कि कितना हो जाएगा, 17 9 153, यानी कि विकल्प इसका 1 ही सही हो गया मेरे दोस्त। कह रहा है प्रश्न की उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे वाले स्थान पर आएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली आकृति से दूसरी आकृति में दोनों डिजाइनों में एक एक भुजा जुड़ जाती है। देख रहे हैं, इसमें एक एक जुड़ा, इसमें भी जुड़ रहा है, सभी में आगे की ओर जुड़ते जा रहे हैं। तो अगला में क्या होगा, आपसे अगली आकृति पूछा है ना, आगे वाले स्थान पर जो आएगी, तो जिसमें 5 वाला रेखाखंड होगा वही हो जाएगा। देख रहे हैं, ये भी ये हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय के संख्याओं के बीच है। तो आइए इसको चेक करते हैं, किधर है भाई, ये वाला प्रश्न है। क्या है, ऐसा वाला प्रश्न है यहाँ पे,
एक मिनट, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है आपको बता दे। ये जो 62 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर 4 होगा। क्या होगा? 4, ना कि 2। ये हमसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे 5 वाला नाम कहाँ, इसमें ढेर सारा लाइन है। ये तो गड़बड़ हो गया ना, इसके लिए माफी चाहेंगे। कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चंस ना कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो कॉपरेट कीजिएगा मेरे दोस्त थोड़ा सा। तो आइए इस प्रश्न को करते। कह रहा है कि 3, 28 और 128। अब इस वाले प्रश्न को कैसे कैसे कराएंगे हम, कैसे कैसे कराएंगे? तो देखिए, ये 28 है, -3 करेंगे, होगा कितना? 25। अरे भाई 125 क्यों लिखा रहा है? ये 25 होगा। अब हम 25 में गुना करा दे, हम कितने से? 5 से, और +3 कर दे, 128 मिल गए का। ठीक है। अब आइए उसी प्रकार से हम विकल्प एक को ही पहले चेक करेंगे। जैसे क्या करेंगे हम? 20 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 19 मिल जाएगा। 19 मिलेगा ना। अब 19 में हम 5 से गुना करा दे। किससे गुना करा दे? 5 से गुना करा दे, और +1 कर दे। कितना हो जाएगा? +1 कर देंगे तो 96 हो जाएगा। जो विकल्प एक ही सही हो गया है ना। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा प्रश्न आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका क्या है? तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। तो यहाँ पे पहली आकृति से दूसरी आकृति में, दोनों डिजाइन में एक दूसरे का भुजा जुड़ जाती है। क्या हो रहा है? जुड़ जाती है, अर्थात त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है तथा चतुर्भुज पंचभुज बन जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति में प्रत्येक डिजाइन में एक कोना जुड़ जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आइए लगा देते हैं विकल्प 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहली आकृति से दूसरी आकृति में अंदर वाली जो डिजाइन है, ये वाला जो डिजाइन है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है। तो आप इसमें भी दक्षिणावर्त घुमा दीजिए, विकल्प 4 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित क्या है? करेगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला में क्या हो जाएगा? ये ऐसे लाइन, बस इतना सा ही करना है। अब इतना सा कौन से वाले विकल्प में है, आइए चेक कर लेते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या दिख रहा है आपको? हमें तो 4 दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान को दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रस्थापित की जाएगी? चलिए यहाँ पे भी अल्टरनेट कर लेते तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्टरनेट ही करेंगे हम। यहाँ पे क्या है? 86 है, उसके बाद 68 है, उसके बाद कितना है? 82 है। कितने हैं? 82। ठीक है, 82। उसके बाद क्या है आपका? 72। 72 के बाद क्या है? 74। 74 के बाद क्या है? 76। 76 के बाद क्या है? 58। और यहाँ पे पूछ लिया है, हम इतना सही कर लेंगे। 26 84 को बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए 86 से हम क्या कर जाएंगे? 86 से हम 82 पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? 82 पे जाएंगे। आएगा कितना हमें? -4। ठीक है। 82 से फिर हम 74 पे जाएंगे। आएगा कितना? -8। फिर 74 से कितने पे जाएंगे हम? 74 से हम चले जाएंगे 58 पे। तो 58 पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे कितने का माइनस हो जाएगा? 16 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 2 का गुना हो रहा है ना, 2 का गुना। आइए अब अगला अल्टरनेट तैयार कर ले। हम यहाँ पे अल्टरनेट तैयार करेंगे इस बार। 68 हो गया। 68 के बाद क्या हो जाएगा? 72। 72 के बाद क्या हो जाएगा? 72 के बाद हो जाएगा आपका 76। 76 के बाद अगला संख्या तो पूछा ही है ना। तो चलिए अब इसमें देखिए 68 से 72 गया +4, 72 से 76 गया फिर +4, और फिर क्या बोल रहा है? 76 से +4 चले जाए तो 80 नहीं आ जाएगा। अगला प्रश्न पे चल ले। यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे वाले स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहते हैं कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में संगत त्रिभुज छायांकित हो जाता है। संगत त्रिभुज क्या हो रहा है? यहाँ पे छायांकित हो जा रहा है। और दूसरी से तीसरी आकृति में दक्षिणावर्त दिशा में अगला बाहरी खंड छायांकित हो जाता है। ये दोनों चरण एकांतर क्रम से आगे की ओर जारी रहता है। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 2 हो जाएगा। ये त्रिभुज जो बीच में दिख रहा है ना, उसी के बारे में बात चल रहा था। अगला है कि कागज को निम्नांकित आकृति के अनुसार मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। इसे खोलने पर कागज कैसा दिखाई देगा?
ठीक है, ये जैसा इस एरो को दिया है ना, जिस एरो को, वैसे ही इसको खोल देंगे तो हमें लगता है कि आप लोगों को उत्तर लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा विकल्प 1 होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ग्रैमी संगीत से जिस प्रकार संबंधित है, उबर कप उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? तो उबर कप बैडमिंटन से होगा। ये दोनों पुरस्कार है, ग्रैमी जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और उबर कप बैडमिंटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है? महिला है, माता है, पिता है। क्या है? माता हो गई, महिला हो गई और क्या हो गया? पिता हो गया। विकल्प क्या लगा दीजिए इसका? विकल्प 4 लगा दीजिए, 4। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि ये तो थोड़ा सा बहुत ही छोटा हो जा रहा है। क्या हो रहा है? जब बहुत सा छोटा हो जा रहा है। चलिए इसको आपको जूम करके दिखाएंगे। आइए इस प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या नहीं है? घुमाने की अनुमति। ये दिख रहा है, ये आकृति आपको, ये आकृति आपको दिख रहा है, ये वाला आकृति। और ये वाला आकृति किस में निहित है? तो ये भाई साहब, ये देखिए, इसका पैंट शॉर्ट में ही निहित है। किसमें? शॉर्ट में ही इसका निहित है। ये देख रहे हैं ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प 1 हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ऊपर की ओर चलते हैं। ये इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 1 ही हो जाएगा, है ना। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे, ऐसे ही बढ़ाते चले, ऐसे करके चलते चले। चलिए यहां से प्रश्न को करते हैं। चलिए इस प्रश्न को करते हैं ऐसे ही। मिमिक्री बच्चा सब यहाँ साइड में कर रहा था, इसलिए वीडियो को रोककर जाना पड़ा, मैं बाहर कोई नहीं। चलिए, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या कह रहा है? घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है, कौन से विकल्प में होगा। आइए इसको चेक करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4। क्या हो जाएगा? विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चल ले, यहां से इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, अब इसको ठीक कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वहां पे छोटा सा दिख रहा था क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो आप बदल दीजिए, कौन से विकल्प को बदलिएगा? विकल्प 2 रख दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां प्रदर्शित है। एक बिंदु वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कितने बिंदु होंगे? अब एक वाले के पृष्ठभाग पर कह रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे? एक ही तो है, अब एक ही को कॉमन करना होगा। किसको? एक एक को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज चल ले। यहाँ पे 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3। फिर यहाँ पे 1 के बाद आएगा 5। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 2 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत क्या है? 4 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? विकल्प 3 यानी 6 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है आपसे कि 3 ऐसी संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होते हैं। यदि दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? यहाँ पे दी गई तीनों संख्याओं का क्या पूछा है? औसत पूछ लिया है, औसत। तो चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस बी। क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि तीनों संख्या a b c है, तो हम करेंगे क्या? पहला a प्लस बी बटा 2 और प्लस में c कर लेंगे, बराबर लिख दीजिए 182। ठीक है, अब अगला है b प्लस c और बटा में 2 कर दीजिए, बटा में क्या कर दीजिए? 2 और प्लस क्या कर दीजिए? a। कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा, आगे की ओर चलते हैं क्योंकि जगह कम बच रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? c प्लस a बटा क्या हो जाएगा? 2 और प्लस हो जाएगा आपका b बराबर 242। क्या? 242। अब यहाँ से समीकरण 1, 2, 3 सभी को जोड़ दीजिए। जैसा मेरा कहने का मतलब a प्लस बी प्लस 2c प्लस बी प्लस सी प्लस 2a और फिर क्या हो जाएगा? c प्लस a प्लस 2b। क्या? 2b बराबर लिख दीजिएगा 364 और प्लस क्या हो जाएगा? 460 और प्लस हो जाएगा आपका 400 कितने? 84। कितने हो जाएंगे? 484 हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन करके 4 को, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल हो जाएगा आपका 1308। कितने हो जाएंगे? 1308।
अब आइए इसको अगले स्टेप पे ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर लिखेंगे 1308/4, काट पीट मचाइएगा 327 आएंगे। कितने आएंगे, 327। तो दी गई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर आया है 327, तो हम लिखेंगे 327/3, काटिएगा 109 आएंगे। आगे की ओर चले, प्रश्न कह रहा है आपका, ये प्रश्न को खुद ही कीजिएगा, इसका उत्तर आएगा 77/30। आगे चले, कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है और बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, यानी 1.5 गुनी है। तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए बेलन की त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या हो जाएगा 3r, लिखिएगा कॉपी पे, और बेलन का ऊंचाई बराबर लिख लीजिए h बराबर क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बटा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πrh और बटा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि πrl होता है। तो बराबर में लिखेंगे 2πrh बटा पाई गुने 3r गुने l लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब आगे की ओर चलते हैं, यहीं से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2h बटा 3l बराबर 2h और बटा में हो जाएगा 3 गुने h बटा क्या हो जाएगा 1.5। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2 गुने, कितने लिखेंगे 2 गुने 1.5/3, काटपीट में चाहिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 दूना हो जाएगा 3, यानी 1.1 आ जाएगा। इसका विकल्प 3 सही हो गए ना। आगे की ओर चले, कह रहा है कि मान लीजिए y 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो y के मान की संख्या है, y के मान की संख्या क्या हो जाएगा, y है 20 है और क्या है 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, y क्या है 20 और 36 के बीच एक क्या है पूर्ण संख्या। तो हम लिखेंगे y बराबर 2 गुने 11 यानी कि 22। ठीक है, फिर लिखेंगे y बराबर 2 गुने 13 तो क्या हो जाएगा 26, है ना। फिर y बराबर लिखेंगे, कितने लिख देंगे 2 गुने 17 लिख देंगे, कितने लिख देंगे 2 गुने 17 यानी 34। फिर y बराबर लिखेंगे 3 गुने 7 तो कितने आ जाएंगे 21। फिर y बराबर लिखिएगा आप क्या 3 गुने 11 तो आपका क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे क्या हो जाएगा, आगे की ओर लिखेंगे तो क्या होगा आपका y बराबर 5 गुने 7 तो 35 आएंगे। कितने आएंगे 35, यानी कि y के मान की संख्या कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब समझ में आया। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा प्रश्न आपसे कि अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। अरुणा क्या करती है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती तो उसे 20% की हानि होती। जब वह उसे उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। इससे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत, तो मान लीजिए वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितने हो जाएगा 100 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे प्रश्न से, तो क्या हो जाएगा 100 का कितना 3/5, 100 का कितना 3/5, 20 25 100 और 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब वस्तु का सीपी निकालेंगे तो लिखेंगे हम 100/80 गुने 60, 100/80 गुने 60, काटिएगा इसको, आएंगे यहाँ से आपका 75 रुपए। अब वस्तु का नया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। वस्तु का क्या नया विक्रय मूल्य, यानी कि 100 का कितना 90%, 100 का कितना 90% यानी लिखेंगे 100 गुने 90/100। ठीक है, काट दीजिएगा, यहाँ से आपको 90 रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 90 माइनस क्या करेंगे 75 और बटा में क्या हो जाएगा 75 गुने 100, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कितना, मिल जाएंगे, काटिएगा तो 20%, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो MDH लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। जैसे M1 D1 और क्या है H1,
बराबर M2 D2 और क्या है H2। पूछा आपसे कितना समय में, कितने समय में यानी कितने दिन में पूछा, तो यहाँ पे M1 कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। D1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और H1 कितना हो जाएगा 6। अब अगला में हो जाएगा M2 कितना हो जाएगा 12, D2 पूछा ही है और क्या हो गया H2 हो गया आपका 10 घंटे, ठीक है। H का मतलब होता है आवर, D का मतलब डे और M का मतलब जो मैन पावर है वो कितने व्यक्ति है। आगे की ओर चले तो यहाँ से D2 बराबर लिखेंगे 18 गुणे 15, अब गुणे 6 और बटा में लिख देंगे 12 गुणे 10। क्या 12 गुणे 10, काट पीट मचाइएगा 27/2 आएंगे और इसको काटिएगा तो 13 पूर्णांक कितने आ जाएंगे, 13 पूर्णांक 1/2 आएंगे, जो आगे की ओर विकल्प में देखेंगे, विकल्प 1 में इसका सही उत्तर है। अगला, एक नाव को जलधारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। यदि नाव की चाल और जलधारा के प्रवाह का अनुपात 6:1 है तो जलधारा के प्रवाह की दिशा में 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय मिनट में लगेगा, कितने मिनट में पूछा है। तो मान लीजिए नाव की चाल क्या है 6K है, नाव की चाल बराबर लिखिएगा 6K, कॉपी पे लिखिए, और जलधारा का जो प्रवाह है वो डायरेक्ट लिख दीजिएगा K। प्रश्न से करेंगे इसे तो 6K माइनस K बराबर क्या लिख लेंगे 8.4/14 और बटा का क्या लिख लेंगे 60। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6K में से K जाएगा तो वो कितना जाएगा 5K बराबर लिखेंगे 8.4 गुने 60 और बटा 14, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ से काटपीट मचाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इधर वाला पार्ट में लिखते हैं, क्या हो जाएगा K बराबर 36/9 यानी कि 4 आ जाएगा, यहाँ से ना 4 आएगा ना, 36/9 करेंगे, 9 चौके 36। तो यहाँ से समय बराबर क्या होता है दूरी बटा अनुप्रवाह की चाल, तो निकालिए यहाँ से क्या हो जाएगा 33.6/7K और बराबर लिखेंगे 33.6 बटा क्या 7 गुने 36/5, ठीक है 5। आगे की ओर चले, अब इसे लिखेंगे क्या 33.6 गुने 5 और बटा में लिखेंगे 7 गुने 36 और इधर बराबर में लिख देंगे 168 गुने 36 और गुणे का क्या हो जाएगा 60, काटपीट मचा दीजिए 40 मिनट आएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला है कि रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितना धनराशि ही बचा पाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मान लीजिए रेखा की मासिक आय कितना हो जाएगा 100 रुपये हो गया, कितने 100 रुपये। मासिक व्यय बराबर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 100 का 75% निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 गुने 75/100 करेंगे यानी 75 रुपये आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 75 रुपये। आगे की ओर चले यहाँ से तो क्या हो जाएगा बचत बराबर निकालेंगे तो 100 माइनस 75 यानी कितने 25, कितने हो जाएगा 25 रुपये। अब नई बचत निकाल लेंगे, नई बचत बराबर लिखेंगे 100 प्लस 15 यानी 115। तो बचत कितना करता है ये 25 रुपए का, तो नया व्यय बराबर क्या हो जाएगा 115 माइनस 25 यानी 90 रुपए। तो व्यय में प्रतिशत निकाल दे, व्यय में क्या निकाल देंगे हम यहाँ से प्रतिशत निकाल देंगे यानी 90 माइनस 75 बटा क्या हो जाएगा 75 गुने 100 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 15/75 और गुने हो जाएगा 100, 15 पचे 75, 15 पचे 75 हो गया ना, 5 चौके 20, सॉरी 20 पचे 100, माफ कीजिएगा 20 पचे 100 यानी 20%। यहाँ भी विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, विकल्प 2 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 4800 रुपये बचाता है तो बी की आय कितना है। तो मान लीजिए ए का आय जो होगा, ए का आय कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बी का आय कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। ए का जो व्यय होगा क्या लिखिएगा, ए का व्यय y हो जाएगा और बी का व्यय क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब यहाँ से हम प्रश्न से करेंगे, क्या करेंगे इसको प्रश्न से सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 4x माइनस y बराबर 4800, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस क्या 2y बराबर 4800 लिखेंगे ना 4800,
ठीक है। अब ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। आइए इसको इधर अब करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 2 को क्या करेंगे, हल करने पर लिखेंगे 8x माइनस 2y माइनस 7 और प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पे 9600, कितना 9600 और माइनस कितना 4800, कितने माइनस 4800। यहाँ दोनों का जोड़े थे, हम क्या किए थे, जोड़े थे। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4800, x बराबर कितने आएंगे 4800, यानी 7 गुणे क्या कर दे हम, बी की आय पूछा था ना, तो लिखेंगे 7 गुणे 4800 बराबर कितना हो जाएगा 3 कितना 33,600, कितने हो जाएंगे 33,600 रुपए, जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देते हुए वस्तु बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा x, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा कितना आपका 100 रुपए हो जाएंगे। तो प्रश्न से कीजिएगा तो x का कितना, x का 90% का कितना 80%, कितने 80% बराबर में लिख दीजिएगा 100 + 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 गुने 90/100 और गुने हो जाएगा आपका 80 गुने 80/100 और बराबर का कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा ना। अब आइए इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 108 गुने 100 क्या हो जाएगा 100/72, काटपीट मचा दीजिए 150 आएंगे, कितने आ जाएंगे 150, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर निकालेंगे, यानी 150 में से 100 कर देंगे 50%, विकल्प 4 सही। आगे चले, कह रहा है कि 6539, 7391 और 8882 को सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो 3x माइनस 98 का मान क्या हो जाएगा, आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 7391 में से घटा लेंगे किसको, 6539 को, किसको घटाएंगे 6539 को, तो आएंगे कि इतना 852, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8832 में से हम घटा लेंगे किसको, 7391 को, तो हमें क्या मिल जाएगा 1491 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चले, यहाँ पे 9532 में से हम घटा लेंगे 6539 को, तो हमें मिल जाएगा 2343। अब सभी का मौसा निकाल दे, आप क्या कर दे, सभी का मौसा निकाल दे, क्या निकाल दे, मौसा। तो इसका मौसा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 का आ जाएगा 213, कितने 213। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 98 बराबर 2 गुने 213 और माइनस का क्या हो जाएगा 98, यानी कि 639 में से माइनस कीजिएगा 98, यानी 541 आएगा, जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न है कि 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 30:11 है। तो आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा की माप क्या है। आयताकार बगीचे का बड़ी भुजा की माप पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s बराबर 120 प्लस 137.5 प्लस 182.5 और बटा लिख देंगे 2, तो आ जाएगा आपका 440/2, यानी 220 आ गया। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, √s इंटू s माइनस क्या कर लेंगे a, फिर कर लेंगे s माइनस b और फिर कर लेंगे s माइनस c, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे s आया था कितना 220, फिर लिख लेंगे यहाँ पे 220 माइनस कितना 120, पहल का कितना 120 है, फिर यहाँ पे गुणा में लिखेंगे क्या, फिर 220 माइनस कर लेंगे कितना हम 137.5, ठीक है। फिर वहां से गुणा में कर लेंगे, ये रूट अंडर में ही है, फिर हो जाएगा s माइनस सी भी तो करना है, तो 220 माइनस कितना कर लेंगे हम 182.5, ठीक है। अब इसको आगे की ओर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा कितना 220 गुने 100 और गुने 82.5 और गुने कितना 37.5, ठीक है।
ये सभी दशमलव में है, दशमलव आपको छोटा दिख रहा होगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 220 गुने का क्या हो जाएगा 825 और गुने 375, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, छोटा छोटा पार्ट में तोड़िएगा तो आपको मिल जाएंगे क्या 11 गुने 20, ठीक है। 11 गुने 20, ये जो 220 था उसको तोड़ दिए हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये 825 को 25 गुने 15 में तोड़ दीजिए, ठीक है। और ये 375 को 25 गुने फिर से 15 में तोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों को आगे की ओर चले। अब यहाँ से भी इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा, बाहर निकालिएगा तो 11 गुने 10 गुने 15 गुने 5 आ जाएगा और बराबर में लिख दीजिएगा 750 गुने 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे कीजिएगा आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, यानी मिला कितना आपको 750 गुने 11, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 के क्या लिखेंगे 30 के गुने 11 के बराबर कितना 750 गुने कितना 11, यानी यहाँ के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो यहाँ पे आएगा कितना 5 का स्क्वायर, यानी के बराबर क्या हो गया 5। तो बड़ी भुजा का माप, क्या बड़ी भुजा का माप निकालना है तो क्या कर लेंगे हम 30 के है ना बड़ी भुजा का माप, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 गुने 5 यानी 150, कितने आ जाएंगे 150। आइए इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्या हो जाएगा 150, विकल्प 4। अगला है प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है हमें लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा ही होने वाला है। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूलधन राशि से 72.8% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर पर 9,000 रुपए की धनराशि पर 1.1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये ऐसा वाला प्रश्न को एक बार हम और करा चुके हैं इसी सेशन में, पिछले सेशन में कराए होंगे, एग्जैक्ट तो याद नहीं है कौन से सेशन में करवाए थे। चलिए, तो यहाँ पे P का मान लीजिए कि P का मान क्या हो जाएगा 100 रुपए, कितना मानिए 100 रुपए। तो लिखेंगे प्रश्न से 100 प्लस 72.8 बराबर लिखेंगे 100 और इंटू में 1 प्लस R बटा 100 का पावर क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखिए 172.8 बटा 100 और बराबर में लिख दीजिएगा 1 प्लस R बटा 100 और इसका क्यूब, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1728 बटा 1000, कितने हो जाएंगे 1000 बराबर लिखेंगे 1 प्लस R बटा 100 का क्यूब करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करके आइएगा तो मिलेंगे आपको क्या R बराबर 2 बटा 10 गुने 100, काटिएगा तो आ जाएगा आपका 10 यानी 20% आएंगे, ठीक है। ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक रूप से करने पर तो R बराबर 20/2 कीजिएगा, नहीं 10% होगा, कितने हो जाएगा 10% होगा। तो हम यहाँ पे अगले स्टेप पे से करेंगे तो क्या होगा n बराबर लिखेंगे 3/2, तो गुने में क्या हो जाएगा 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 3 ही आएगा ना n बराबर, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट यहाँ पे P इंटू यहाँ पे 1 प्लस R बटा 100 पावर n माइनस का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9000 दिया है ना हमें, क्या दिया है 9000 और यहाँ पे 1 और प्लस कर देंगे 10 और बटा में कर देंगे 100 और इसका पावर 3 और यहाँ पे -1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे -1। इसको लिख लिए होंगे आप लोग फटाफट। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप पे तो क्या हो जाएगा आपका 9000 और इंटू में हो जाएगा 11/10 का पावर 3 माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9000, क्या लिखेंगे 9000 गुने 1331 और माइनस कितना 1000 और बटा में हो जाएगा आपका 1000, कीजिएगा तो यहाँ से 2 जीरो से 1000 था ना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो हो जाएगा 9 गुने 331 कीजिएगा, 331 गुना कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 2979 जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न यहाँ से आपका प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 89 हो गया ना, 89 हुआ ही नहीं है अभी, आपका 89 शेष बचा हुआ है।
कह रहा है एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 63 कितना है, माफ कीजिएगा, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300 रुपये अधिक है यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 4 कारों और 5 बाइक के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर दीजिए दशमलव के कितने एक स्थान तक। तो मान लीजिए बाइक का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएंगे और कार का मूल्य लिख लीजिए क्या, 100 प्लस कितना 300, यानी हो जाएंगे कितने, 300 कीजिएगा तो हो जाएंगे कितने आपका 400, कितने 400। ठीक है, तो 4 कार और 5 बाइक का मूल्य बराबर लिखेंगे 4 गुने 400, क्या 4 गुने 400 और यहाँ पे लिख देंगे क्या प्लस के 5 गुने कितना 400। ठीक है, 5 गुने क्या कर देंगे, 5 गुने 100 करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे गलती हो गई हमसे, 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 चौके 1600। ठीक है, कितने 1600 और प्लस 5 गुने 100 करेंगे तो 500। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा आपको मिलेंगे क्या 2100 रुपये, कितने मिल जाएंगे 2100। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 4 कार और 5 बाइक का नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 गुने 400 का कितना, 4 गुने 400 का 110%, 10% का वृद्धि का था ना तो 110% और प्लस का कर देंगे 5, प्लस का 5 गुने कितने 100 का कितना 100 का 130%, कितने करेंगे 130% कर देंगे तो वो कितने जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 4 गुने, इसको ऊपर की ओर और लिख कर समझाते हैं, जैसे 4 गुने क्या हो जाएगा 400 और गुने का 110, क्या गुने का 110 और बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 5 गुने 100, क्या हो जाएगा 100 गुने का 130, क्या 130 बटा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से मिलेंगे आपको 1760 और प्लस 650 बराबर क्या हो जाएगा 2410 हो जाएगा, कितने 2410 रुपये। अब यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, तो 2410 और बटा में 2410 माइनस 2100 आया था ना और बटा कर देंगे 2100 और गुने 100 काट पीट मचा दीजिए 14.8 आएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, कह रहा है एक निश्चित समान वार्षिक, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने 3 वर्षों में 10,755 रुपये और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। 8500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दोगुनी ब्याज दर पर 4.2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 12,510 माइनस 10,755 बराबर क्या हो जाएगा 1755 रुपये हो जाएंगे। तो मूलधन बराबर निकाल लीजिए यहाँ से 10,755 माइनस 1755 घटाइएगा तो आ जाएंगे आपका 9,000 रुपये। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है क्या ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1755 बटा 100 और बटा में लिख लीजिएगा क्या 3 गुने 9,000। यहाँ से आप काटपीट में चाहिएगा 6.5% आएंगे। अब प्रश्न से चल लीजिए, किससे चल लीजिए प्रश्न से और इसको सॉल्व करके कहानी खत्म कर दीजिए। पी का मान कितना है 8500 रुपये है, कितने हैं 8500 रुपये दिया है। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 6.5 यानी कि 13%। टी बराबर कितना है 4.2/5 है तो लिखेंगे कितना 22/5। तो यहाँ से निकाल देंगे हम साधारण ब्याज, क्या निकाल देंगे साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो लिख दीजिए यहाँ पे 8500 गुने 13 और गुने का हो जाएगा 22 और बटा में हो जाएगा 100 गुने 5 काटपीट मचा दीजिए 4862 उत्तर आएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक सर्वर से दूसरे पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है, कौन। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा SMTP। अगला MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले डैश टैब पर क्लिक करना होता है और फिर डैश ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो आइए इसका विकल्प लगा देते हैं क्या रिव्यू और क्या है प्रूफिंग।
अगला है कि MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुडे। टुडे 0 है, क्या है, ऑब्लिक वाला है, ये ऐसे वाला है, क्या ब्रैकेट जैसा है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो पेस्ट के लिए करना क्या होगा, Ctrl+L+V। अगला है कि डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और उन अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका खोज किसने किया था। आगे की ओर चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का। प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 3। अगला है MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस यानी बड़े अक्षर से लोअर केस यानी छोटे अक्षर और टाइटल केस शीर्षक के बीच स्विच करता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए डैश टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत डैश विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिव्यू एंड कंपेयर। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+5 होगा। क्या होगा, Ctrl+5। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे साथ हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके, बेहतर स्कोर कर अपना सिलेक्शन ले सके। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।